एकेडमी में। आज हम अपने टॉपिक को खत्म करेंगे, ठीक है। जो निवेश वाला टॉपिक चल रहा था उसको हम लोग समाप्त करेंगे, ठीक है। और एक नए टॉपिक के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा है दोस्तों, आप हेल्प नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा कंटेंट कैसे लेकर आएंगे हम लोग। कुछ तो मोटिवेशन चाहिए ना, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन की बढ़ाइए, ठीक है। और लाइक बटन दबाना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। आज हम लोग निवेश वाला टॉपिक खत्म कर देंगे। तो हम लोग कल चुनौतियां देख रहे थे, है ना, चैलेंजेस। क्या क्या चुनौतियां हैं निवेश को आकर्षित करने के लिए, उनके बारे में हम लोग देख रहे थे। तो चलिए पहला क्या था, पहला था जटिल कर संरचना। कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने आपको बताया था जीएसटी की स्लैब्स आप लोग देखिएगा, जीएसटी की कितनी स्लैब्स हैं, ठीक है। 5%, 10%, और किसमें कौन सी वस्तुएं आती हैं, इन सबको आपको देख के रखना है प्री के लिए, ठीक है। कौन सी वस्तुएं एग्जेम्प्ट हैं, जिनको छूट प्राप्त है जीएसटी से, इसको भी देखिएगा, ठीक है। तो एक मैंने आपको उदाहरण दिया था गेमिंग इंडस्ट्री का। गेमिंग उद्योग 28% टैक्स जीएसटी। अब देखिए 28% टैक्स लगेगा तो क्या है, इससे प्रोत्साहन मिलेगा कि हतोत्साहित होंगी कंपनियां या निवेशक, ठीक है। तो जाहिर सी बात है टैक्स की मात्रा अगर आप बढ़ा देंगे तो इनकम में से अगर मान लीजिए 100 रुपए का है तो 28 रुपए कट ही जाएगा, टैक्स ही चला जाएगा सरकार को। तो ऐसे में निवेशक आकर्षित इस उद्योग की तरफ नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा हम लोग देखे थे अवसंरचना के बारे में, है ना। अभी भी हमारे यहां सड़क परिवहन और लॉजिस्टिक, अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स, अभी भी हमारे यहां अवसंरचना मेनली हम लोग सड़क परिवहन पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं। और सड़क परिवहन के कल मैंने आपको कुछ हानियां बताई थी, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा लागत बढ़ जाता है, लागत बढ़ेगा तो आप क्या होगा, चीजें महंगी हो जाएंगी। वस्तु महंगी हो जाएगी तो आप प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें कल हम लोगों ने कर लिया था। और क्या देखा था हम लोगों ने, कि हम लोगों ने देखा था कि कुछ विशेष क्षेत्र तक ही निवेश जो है वो सीमित है, कुछ विशेष राज्यों तक, जिनमें हम लोग मैंने बात किया था कि गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन्हीं राज्यों में निवेशक ज्यादा निवेश कर रहे हैं, बाकी राज्यों में निवेश की मात्रा इनकी अपेक्षा कम है। तो इससे क्या होगा, असंतुलित विकास होगा या असमान विकास होगा। ठीक है।
और जो समावेशी विकास का जो हमारा एजेंडा है वो प्रभावित होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आप देखिए, भू राजनीतिक कारक। जियो पॉलिटिकल फैक्टर। अभी जियो पॉलिटिकल फैक्टर कैसे निवेश को प्रभावित करता है? तो देखिए, भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान और चीन। यहां पर हमेशा क्या है, कुछ ना कुछ हमेशा झड़प बनी हुई रहती है। भारत चीन बॉर्डर हो जाए, भारत पाकिस्तान बॉर्डर हो गया, ठीक है, यहां पर हमेशा कुछ ना कुछ अशांति की घटनाएं होते रहती हैं। तो जहां पे अशांति होगी वहां पर निवेशक निवेश नहीं करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि आर्थिक विकास के लिए पीस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, उदाहरण भारत चीन सीमा या भारत पाकिस्तान सीमा काफी संवेदनशील सीमाओं में से एक है। ठीक है, और देखिए, और भू राजनीतिक कारक का उदाहरण देखिए आप कैसे प्रभावित होता है। तो अभी देखिए आप, इजराइल और फिलिस्तीन, है ना, या हमास, आप लोग पेपर में लगातार पढ़ रहे होंगे। तो इजराइल हमास क्या चल रहा है? एक तरीके का युद्ध चल रहा है। तो इससे क्या है, इससे पूरा एक जो सप्लाई चेन है, ठीक है, जो भी निवेशक हैं वो क्या होते हैं, घबराते हैं कहीं निवेश करने से कि अगर युद्ध का दायरा अगर ज्यादा फैल गया तो पश्चिम एशिया के भी देश इसमें अगर शामिल हो गए तो क्या होगा, अमेरिका इजराइल का समर्थक है, अमेरिका भी अगर शामिल होगा तो क्या होगा। तो इस तरीके से भू राजनीतिक कारक भी एक इंपॉर्टेंट कारक बन जाता है निवेशक के लिए। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो भू राजनीतिक कारक, जियो पॉलिटिकल जो फैक्टर है, या फिर इसी में और एक उदाहरण देखिए, कुछ 2 साल 3 साल पूर्व कब शुरू हुआ, यूक्रेन रूस युद्ध, है कि नहीं, रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो इन सब से क्या होता है कि एक प्रकार से अशांति का वातावरण होता है। ठीक है, जो भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों का उपयोग युद्ध में किया जाने लगता है, संसाधनों का उपयोग युद्ध में किया जाने लगता है। उपयोग युद्ध में। तो इससे क्या होगा कि संसाधन एक तरफ ही अगर मोड़ दिए जाए किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो बाकी चीजों के लिए आपके पास संसाधनों की कमी हो जाएगी। और दूसरा, अगर मान लीजिए आप जैसे यहाँ लोकल उदाहरण लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग जहां भी रहते हैं आसपास आपके बाजार होगा, ठीक है, उस बाजार में रोज लड़ाई झगड़ा होता हो, ठीक है, रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा, किसी भी कारण से हो रहा हो, कारण पे नहीं जाना है, किसी भी कारण से हो रहा हो, तो क्या वहां के जो दुकानदार हैं, ठीक है, क्या वो उनकी आमदनी बढ़ेगी या फिर वो दुकान अपना बंद कर देंगे, है कि नहीं। तो जब अगर रोज का रोज अगर इसी तरह का वातावरण रहेगा तो क्या होगा, दुकानदार अपना दुकान बंद कर देंगे, तो निवेशक निवेश नहीं करेगा। सीधी सी बात है, ठीक है, सिंपल उदाहरण से सोचना है।
तो इसी प्रकार से जब देशों के बीच ऐसा कुछ होता है, तो मैंने आपको बताया पहले भी कि कोई भी एक देश सारी चीजों का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है। हम कुछ इंपोर्ट करते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हर देश ऐसा ही कर रहा है। तो अगर जिसके पास, जैसे यूक्रेन युद्ध, यूक्रेन क्या है, गेहूं का बहुत बड़ा निर्यातक है, गेहूं का। गेहूं का निर्यातक है। तो जहां भी ये गेहूं निर्यात करता होगा, वो क्या होगा, वो सप्लाई, वो आपूर्ति बाधित हो जाएगी, है कि नहीं। तो इससे क्या होगा, चीजें महंगी होने लगेंगी, क्योंकि खाने वाली चीज है, गेहूं के बिना शायद ही कोई रह पाए, रोटी के बिना, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि निवेशक निवेश ऐसी जगहों पर या ऐसे माहौल में नहीं करते हैं। तो इन सबको आप ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसी प्रकार और देखिए, अगला पॉइंट, मान लीजिए कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, या कोई भी संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है। जैसे हालिया एक उदाहरण लीजिए, कोविड-19, कोविड-19 कोविड-19 ऐसी स्थिति में जो कोरोना महामारी थी, क्या हुआ, निवेश घट गया, ठीक है। 2019 से 2020 का आप आंकड़ा उठाकर देखिए, 2019 में जितना निवेश हुआ था और 2020 में जितना निवेश हुआ था, यहां पर आपको निश्चित रूप से कमी दिखाई देगी, ठीक है। 2020 में निवेश घट गया था, यहां निवेश में कमी आ गई थी। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता का माहौल था। कब, जैसे लॉकडाउन लग गया था, ठीक है, सारी चीजें बंद हो गई थी, तो कब ये फिर से ओपन होगा, निवेशक जब तक इसके बारे में सुनिश्चित नहीं होंगे तब तक वे कहीं निवेश नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका निवेश घटेगा। तो ये भी एक कारक है जो कि चैलेंज है, जो कि कोई भी देश फेस करता है, ठीक है। प्राकृतिक कोई भी आपदा आ गई, किसी देश में सुनामी आ गया, ठीक है, जैसे जापान हो गया, या जो भी बड़े राष्ट्र हैं, देखिए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है, ठीक है, वैश्विक तापन हो रहा है दुनिया का, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो जो द्वीपीय देश हैं, जो द्वीपीय देश हैं, जैसे मालदीव, ठीक है। अब मान लीजिए अब इसके डूबने का खतरा उत्पन्न हो जाए, ठीक है, समुद्र जल स्तर में इतनी वृद्धि हो जाए कि ये देश डूबने के कगार पे आ जाए, तो क्या होगा, अब यहां पर निवेशक निवेश करेंगे क्या, तो इसका सीधा सा उत्तर होगा नहीं, ठीक है। तो ये कुछ चुनौतियां हो गई जो कि कोई भी देश फेस करता है निवेशक को आकर्षित करने के दौरान, ठीक है। अब इसका उपाय क्या होगा, अच्छा इसमें एक पॉइंट और मैंने बताया था आपको, वो शायद मैंने मिस कर दिया, कुशल श्रम बल का अभाव। है ना, ये एक कारण है, कुशल श्रम बल का अभाव। मैंने आपको बताया था कि एस्पायर माइंड्स की एक रिपोर्ट आई थी 2019 में इंजीनियर्स के लिए, उसमें कहा गया कि जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था है
उसमें जो इंजीनियर हर साल ग्रेजुएट होते हैं उनमें से 80% ऐसे इंजीनियर हैं जो कि इस ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देने में सक्षम नहीं है, योग्य नहीं है। ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया था। एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, श्रम कानून, लेबर लॉज, जो श्रम कानून है वो भी काफी हमारे यहां उदार नहीं है। देखिए, हम लोग वैश्वीकरण, उदारीकरण की दुनिया में जी रहे हैं, ठीक है, और अगर आप अपने श्रम कानून को या नीतियों को अगर कठोर बना रखिएगा तो जो निवेशक हैं वो आपके यहाँ निवेश नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ जो श्रम कानून है, चूंकि हमारी जनसंख्या अधिक है, ठीक है, श्रम प्रधान देश है हम लोग, ठीक है, जनसंख्या अधिक होने के कारण हम लोग जो व्यक्ति हैं उनके फेवर में अधिक कानून बना करके रखे हैं। लेकिन अगर श्रम कानून उदार नहीं होगा, श्रम कानून अगर उदार नहीं होगा तो जो कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां विशेष करके, वो निवेश आपके यहां नहीं करेंगी। ठीक है, श्रम कानून में एक चीज ध्यान में रखिएगा, नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया जो है वो हमारे यहां काफी कठोर है। नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया, सरकारी नौकरी में तो आप लोग जानते ही हैं, विशेषकर सरकारी बहुत लोग इसलिए भी करना चाहते हैं कि एक बार अगर नौकरी में चले गए, कुछ अगर गलत कर ही दिए तो आपको निकालना इतना आसान नहीं है। लेकिन प्राइवेट में भी कई सारे लॉज हैं, ठीक है, जो निजी कंपनियां हैं उनके लिए भी कई सारे लेबर लॉज है, वो आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। तो जो नियुक्ति और हटाने की प्रक्रिया है, इसको अगर हम उदार बनाएंगे, एंट्री और एग्जिट, इसको कहते हैं एंट्री एंड एग्जिट पॉलिसी। ठीक है, जो हटाने की प्रक्रिया है, एग्जिट या कह लीजिए फायर करने की, ठीक है, तो इसको हमको उदार बनाना होगा। उदार नहीं बनाएंगे तो जो कंपनियां हैं वो क्या करती है, देखिए, जो प्राइवेट कंपनीज है वो हमेशा लाभ के लिए काम करती हैं। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो लाभ के लिए काम करेंगी, तो जैसे मान लीजिए कि एआई का युग आ गया है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ठीक है, रोबोट काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी अगर रोबोट के द्वारा उत्पादन करना चाहती है, रोबोट के द्वारा अगर उत्पादन करना चाहती है तो क्या करेगी, कर्मचारियों की छटनी करेगी, कर्मचारियों की छटनी करेगी। ऐसे में अगर ये कानून कठोर हो कि आप नहीं निकाल सकते हैं इतनी आसानी से, तो क्या वो अपनी फैक्ट्री को मॉडर्न, आधुनिक बना पाएगा, आधुनिकीकरण की ओर ले जाएगा? नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, और अगर आप निकाल भी देते हैं किसी कारण से, तो संबंधित कर्मचारी या उसका यूनियन क्या हो जाएगा, कोर्ट में आपके खिलाफ केस कर देगा। ठीक है, तो आप कोर्ट में आप केस करते रहिए। तो ऐसे में कंपनियां क्या होती है, हिचकिचाती है निवेश करने से, अगर ऐसा श्रम कानून, कठोर श्रम कानून हो तो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये सारे पॉइंट्स हो गए, चैलेंजेस। अब रिमेडी की ओर चलते हम लोग, क्या उपाय होना चाहिए। तो उपाय तो बहुत सरल है। ठीक है, जो चुनौतियां हैं उन्हीं को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, जो चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं निवेशक को लाने के लिए, निवेश अपने यहां लाने के लिए, उन्हीं चैलेंजेस को आपको दूर करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, जो कर प्रणाली है, कर प्रणाली है उसको सरल बनाएंगे। ठीक है, कर में छूट देंगे ताकि निवेशक आकर्षित हो।
सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी व्यवस्था लाएंगे। ठीक है, तो कर प्रणाली को आप सरल कर दीजिए, आपकी चुनौतियां जो है वो समाप्त हो जाएंगी या कम हो जाएंगी, है ना। दूसरा हम लोग देखे थे अवसंरचना। ये 2 नंबर होगा। अवसंरचना के बारे में हम लोगों ने बात किया था। तो हमको क्या करना होगा, मल्टी मॉडल, कल भी मैंने आपको बताया था, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की ओर ध्यान देना होगा। ठीक है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की ओर ध्यान देना होगा। जो परिवहन के अन्य साधन है, ठीक है, उनका विकास करना होगा। बंदरगाह जो है, जो भी आपके बंदरगाह हैं, उनको सही करना होगा। वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर यहां डेवलप करना होगा। है कि नहीं? ठीक है, तो जो भी चुनौतियां हैं उनको आपको दूर करना है, यही उपाय होना चाहिए। ठीक है, मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूं और मेरे गंतव्य में कोई एक पत्थर आ गया, तो उस पत्थर को हटाना ही तो उपाय है। ठीक है, सिंपल सा आप समझिए। कोई भी चैलेंजेस, किसी भी प्रश्न में कोई भी चैलेंजेस अगर आपको पता है कि क्या चैलेंजेस हैं, तो उनको दूर करने का उपाय क्या होगा, उन्हीं को दूर करना होगा। ठीक है, जो चैलेंजेस आ रहे हैं उन्हीं के दिशा में हमको कार्य करना होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अवसंरचना हो गया। और क्या करना होगा हमको, देखिए, आर्थिक विकास करने के लिए और निवेशक को आकर्षित करने के लिए हमको लगातार ऊर्जा की आवश्यकता है। कंपनी फैक्ट्री को कुछ भी लगाने के लिए आपको बिजली चाहिए। ठीक है, और ये जो ऊर्जा है ये क्या होना चाहिए, ये किफायती होना चाहिए, यानी सस्ता होना चाहिए। ठीक है, निरंतर आपूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, अगर रेगुलर सप्लाई आप बिजली जैसे है, बिजली अगर मान लीजिए दिन में 24 घंटे में अगर मान लीजिए अगर आप 4-5 घंटे अगर बिजली गुल हो जाए, तो क्या निवेशक ऐसी जगह निवेश करेंगे, फैक्ट्री लगाएंगे? सीधी सी बात है कि वो वहां पर फैक्ट्री लगाएगा कोई भी कंपनी या व्यक्ति जहां पर की ऊर्जा की सतत आपूर्ति होती रहे और ऊर्जा उसको चीप मिले। ठीक है, चीप मिले, सस्ता मिले, तभी उसका जो भी उत्पादन वो कर रहा है उसकी लागत कम होगी। ठीक है, और वो बाजार में कॉम्पीट कर सकेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए देखिए, और स्वच्छ ऊर्जा के भी की तरफ भी आज हम लोग ध्यान दे रहे हैं। अब देखिए, ऊर्जा वाले कारक से ही देखिए भू राजनीतिक कारक को जोड़िए। जैसे मान लीजिए पश्चिम एशिया, सऊदी अरब, रसिया, ठीक है, ये सब तेल के बहुत बड़े निर्यातक हैं। जो पश्चिम एशिया के देश हैं, देखिए कनेक्ट करते चलिए, पश्चिम एशिया के देश हो गए, ठीक है, रूस हो गया, ये क्या है, तेल और गैस के ये लोग निर्यातक हैं। ओपेक कंट्री के आप लोगों ने नाम सुना होगा, तेल और गैस के निर्यातक देश है ये लोग।
निर्यातक हैं, ठीक है। और देखिए रूस में लड़ाई शुरू हो गई, रसिया और यूक्रेन वॉर चालू हो गया, तो क्या होगा, जो आप जो है अपने आवश्यकता का तेल, हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ तेल का जो उत्पादन है वो काफी सीमित मात्रा में होता है, ठीक है। हम लोग केवल रिफाइन करते हैं, ठीक है, और तेल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, अपनी आवश्यकता का 80 से 85% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तेल और गैस। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए पश्चिम एशिया में जैसे इजराइल और हमास या फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, कुछ पश्चिम एशिया के देश भी अगर संलग्न हो गए, या हौती विद्रोह या हुती विद्रोहियों का आप लोगों ने नाम सुना होगा यमन में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपका जो ऊर्जा की जो आपूर्ति है, सतत आपूर्ति, वो बाधित हो जाएगी, ठीक है ना। सतत आपूर्ति जैसे ही बाधित होगी, आपका आर्थिक विकास, आपका निवेश सब प्रभावित होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, स्वच्छ ऊर्जा की तरफ ध्यान देना है, ठीक है, ताकि पर्यावरण को भी नुकसान न हो। और क्या रेमेडीज होगा, देखिए जो भी हम लोग पॉलिसीज बनाते हैं, ठीक है, जो भी पॉलिसीज बनाते हैं वो कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टर फ्रेंडली, ठीक है, निवेशक के हित में होना चाहिए, ठीक है, निवेशक के हित में होना चाहिए। आप कोई भी कंपनी निवेश कर रही है, जैसे आप लोगों ने वोडाफोन और इन सब का केस सुना होगा या पढ़ा होगा, ठीक है, पीछे रेट्रोस्पेक्टिव जा करके आप टैक्स अगर कोई चीज लागू कर देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है, कंपनियां आपका देश छोड़ करके चली जाती हैं, ठीक है। यानी कि पिछले प्रभाव से, जैसे आज कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो आपने क्या किया, कानून में संशोधन ला करके 2014-2010 से उस कानून में ये प्रावधान कर दिया कि 2010 से ये टैक्स का प्रावधान आप पर लागू होता है। तो ऐसे में क्या होगा, निवेशक आपके यहां निवेश नहीं करेंगे, ठीक है। और क्या, नीतियों के संदर्भ में ध्यान रखिएगा, जो विभिन्न मंत्रालय हैं, भारत में ऐसा देखा गया है कि जो नीतियां बनती हैं उनमें समन्वय का अभाव रहता है, ठीक है। विभिन्न मंत्रालय मिलकर के कार्य नहीं करते हैं, समन्वय का अभाव रहता है, समन्वय। समन्वय का अभाव होने से क्या होता है, एक तो समग्रता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस में कमी आती है, ठीक है। जो होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए किसी भी पॉलिसी के लिए, उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि कोई मंत्रालय कुछ और सोच रहा होता है, किसी मंत्रालय को कोई और टारगेट होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब अगर मिलकर कार्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो आपकी नीतियां हैं वो बढ़िया नहीं बन पाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर समन्वय होना चाहिए विभिन्न मंत्रालयों में, तो समन्वय लाना होगा आपको, समन्वय होना चाहिए, ठीक है। और देखिए अगला क्या होगा, विभिन्न देशों के साथ आपको अपने संबंधों को मजबूत करना होगा, साथ संबंधों को बेहतर बनाना, ठीक है। ये क्यों जरूरी है, मैंने आपको जियोपॉलिटिकल फैक्टर बता ही दिया, ठीक है। अगर आपके संबंध अच्छे होंगे, ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि आपको ऊर्जा की सतत आपूर्ति, जैसे रूस से ही देखिए, रूस यूक्रेन वॉर चल रहा है, पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया नहीं,
पश्चिम के जो देश है, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो खास करके भारत की काफी ज्यादा आलोचना कर रही थी कि भारत क्यों रूस से तेल का आयात कर रहा है। ठीक है, क्यों आयात कर रहा है? क्योंकि रूस से जो हमको उस समय तेल मिल रहा था वो सस्ते दामों पर मिल रहा था, सस्ते दाम पर उपलब्ध था, सस्ते कीमत पर। है ना? तो अभी हम लोग ऊर्जा वाले चैप्टर में देखा कि ऊर्जा हम लोग को मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए? सस्ती। ठीक है, तो सस्ती ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा? आप उसके लिए जाएंगे। ठीक है, तो रूस का मैंने आपको उदाहरण दे दिया, उदाहरण देखिए, जोड़ते चलिएगा आप लोग, सारे पॉइंट्स लगभग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और क्या करना होगा? और उपाय में क्या होगा? अगला पॉइंट देखिए, आपको लिंकेज स्थापित करना होगा। ठीक है, लिंकेज स्थापित करना होगा। अब इसका क्या मतलब है? इस लिंकेज का क्या मतलब है? लिंकेज का क्या मतलब है? तो लिंकेज का मतलब ये है यहां पर कि जो विभिन्न क्षेत्रक हैं, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रकों को आपस में जोड़ना होगा। क्षेत्रकों को आपस में जोड़ना होगा। ठीक है, जो विभिन्न व्यवसाय हैं, विभिन्न व्यवसाय हैं जो एक दूसरे के पूरक हैं, उनको हमको एक साथ लाना होगा। ठीक है, ताकि वो बेहतर कार्य कर सके। तो लिंकेज का यही मतलब है कि जो विभिन्न क्षेत्रक हैं, जो क्रॉस सेक्टोरियल जिसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कोई किसी क्षेत्र का हो गया, कोई किसी क्षेत्र का उद्योग हो गया। ठीक है, तो ऐसे में हमको उनको एक दूसरे के साथ जोड़ना होगा, तभी जाकर के निवेशक यहां पर आपके यहां निवेश करेंगे। तो लिंकेज स्थापित करना, यही इसका मतलब हुआ। ठीक है, उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। तो ये सारे जो उपाय थे, रिमेडीज, ठीक है, कि क्या उपाय करना होगा अवसंरचना के बारे में। अच्छा, कुशल, इसी में और एक पॉइंट, कुशल श्रम बल आपको बनाना होगा। कुशल श्रम बल, आपके जो भी इंजीनियर्स हैं, ठीक है, डॉक्टर्स हैं, या जिस क्षेत्र में भी आपने डिग्री हासिल की हो, केवल डिग्री नाम मात्र की ना हो। ठीक है, उसकी कुछ उपयोगिता हो, उसकी कुछ यूटिलिटी हो, तभी जाकर के आप जो है रोजगार के लायक बनते हैं। समझ में आ रही बात? तो आपको एक ऐसा श्रम बल बनाना होगा जो कि कुशल हो, स्किलफुल हो। ठीक है, और इसके लिए आपको स्किल को अप करना होगा, री स्किल करना होगा। ठीक है, री इन्वेंट करना होगा अपने आप को। तो इस दिशा में सरकार कार्य कर रही है। ठीक है, और इसके परिणाम जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे। तो कुशल श्रम बल बनाना होगा, यानी कि मानव संसाधन में निवेश करना होगा आपको। मानव संसाधन में निवेश, यानी कि इसके शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सब पे अगर आप फोकस करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, ठीक है, तो जाकर के जो भी निवेशक आपके यहाँ लगाएगा, कंपनी या फैक्ट्री जो भी है निवेश करेगा, तो क्या होगा कि आपके लोगों को रोजगार मिलेगा और आर्थिक विकास की दिशा में आप अग्रसर होंगे। ठीक है, तो ये कुछ रेमेडीज थे, इनको आप ध्यान में रखिएगा। ये पूरा टॉपिक आज कंप्लीट हुआ, हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
तब तक के लिए आप लोग खुद मेहनत कीजिए और कमेंट करके अपना सवाल पूछिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बार बार मैं कह रहा हूँ, देखिए इतना अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और सब्सक्रिप्शन बढ़ नहीं रहा है, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग हेल्प कीजिए। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए।